अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। तो आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो डाउट। जो आपके आई कॉम में भी आता है इसका एक सवाल, और बी कॉम में भी आता है। और प्रैक्टिकली तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही बहुत ज़्यादा। असिस्टेंट लेवल ऑफ अकाउंटेंट के ऊपर जो है ये बहुत ही अहम काम होता है। तो चलें अब हम इसको देखते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड को समझते हैं। असल में स्टूडेंट्स, होता क्या है कि एवरी बिजनेस मेंटेन्स अ कैश बुक। यहाँ पर कैश बुक का मतलब है कि हर बिजनेस अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कैश बुक या फिर कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चला रहा होता है। या तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक पर लिख रहा होता है, या वो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री कर रहा होता है। तो यहाँ से कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कैश बुक का मतलब क्या है। अच्छा, जो एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही होती हैं वो सेम जाके बैंक में रिकॉर्ड हो रही होती हैं, और बैंक स्टेटमेंट आपकी एक बन जाती है। ओके। अब अगर ऐसा ही है कि जो ट्रांजैक्शंस आप अपने कैश बुक में कंपनी में बैठकर या अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी में बैठकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही कुछ जाकर बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हो रही है उसके अपोजिट, तो दोनों के बैलेंस एक जैसे ही होने चाहिए। जो आपके कैश बुक का बैलेंस है वही आपके बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी होना चाहिए। लेकिन वेरी ऑफन बैलेंसेस डोंट मैच। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि बैलेंसेस मैच नहीं करते, यानी आपके कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डिफर हो जाता है। और क्यों डिफर हो जाता है, उसमें डिफरेंसेस क्यों आता है, ये जो वाई है ना, वाई कि वाई कि क्यों डिफरेंस क्यों है, इस वाई को जानने के लिए ही हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो तमाम रीजंस, वो तमाम काउजेस लिस्टेड होती हैं, जिन रीजंस और काउजेस के बिना पर हमारे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस यानी बैंक बैलेंस मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखिए यहाँ कैश बुक का बैलेंस मैंने दिखाया एग्जाम्पल में आपको 10,000, और पासबुक में आ रहा है 9,500। तो बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये 500 रुपये जो है आपके बैंक चार्जेस कट गए हो। ठीक है, तो अभी हम इसको बहुत ही डिटेल में देखते हैं। अब इसकी हम देखते हैं सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में ये है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ज़रूरी क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले तो डिटेक्टिंग एरर्स, किसी भी किस्म के एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं आप, चाहे वो आपके एंड पे हुई हो कैश बुक के एंड पे, चाहे वो बैंक के एंड पे हुई हो, या फ्रॉड वगैरह आता है। अच्छा, वेरीफाइज एक्यूरेसी ऑफ बैंक एंड बिजनेस रिकॉर्ड्स, दोनों को एक्यूरेटली लेकर चलता है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक को और बिजनेस रिकॉर्ड को एक्यूरेटली और एक पेज पर लेकर चलता है। हेल्प्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके जो बैंक बैलेंसेस शो करने होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो रिकनसाइल्ड बैंक बैलेंसेस आप बताते हैं, रिकनसाइल्ड अमाउंट आप देते हैं जिस जिस अमाउंट पर आपका बैंक रिकनसाइल हुआ है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इसलिए आपको हेल्प करता है। बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन बिजनेस एंड बैंक। अच्छा, ट्रस्ट का भी जो अंसर है ये भी आप बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ रुपए पैसे के मामलात हैं, तो ट्रस्ट का अंसर बहुत ही अहम रहेगा हमारा, कि बैंक और बिजनेस के दरमियान एक ट्रस्ट का जो है एलिमेंट जो है ना डेवलप रहता है, एक ट्रस्ट का बना रहता है। एंड इट हेल्प्स नो अपडेटेड बैंक बैलेंस अवेलेबल टू बी यूज्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको मदद देता है कि आपके बैंक में कितना अवेलेबल बैलेंस है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम इसको सही से लेकर चलते हैं ना, अपने बैंक बैलेंस को और अपने कैश बुक को, तो याद रखें ये जो चेक जो डिसऑनरिंग का मामला होता है ना, डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स, ठीक है,
ये नहीं होता। जहां पर जिस कंपनी में रोज की बुनियाद पर, हर 2 या 3 दिन की बुनियाद पर बैंक रिकंसिलिएशन बन रहे होते हैं, वहां ये चेक डिसऑनर का मामला नहीं होता। वरना जहां बैंक रिकंसिलिएशन सही नहीं हो रही होती, प्रॉपर नहीं हो रही होती, वक्त पर नहीं हो रही थी, वो तो वहां ये इवेंट, ये जो डिसऑनरिंग ऑफ चेक्स है, ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये बैंक का रिकंसाइल होना एवरी डे, एवरी सिंगल डे, बैंक, योर बैंक मस्ट बी रिकंसाइल्ड। अगर हर सिंगल डे नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में आपने एक बार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी ही बनानी है। ओके, तो ये हमने बात कर ली इसकी नीड और इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वो कॉमन रीजंस क्या हैं फॉर द डिफरेंसेस इन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा अनप्रेजेंटेड चेक की वजह का डिफरेंस आ सकता है। और ये अनप्रेजेंटेड चेक्स होते क्या हैं? ये वो चेक हैं जो कि हमने अपने सप्लायर को इशू किए हैं। यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो कि हमने अपने सप्लायर को इशू किए, और हमारा जो सप्लायर है, जो हमारा क्रेडिटर है, वो अब तक इस चेक को बैंक नहीं लेकर गया, यानी उसने अपने बैंक में ये चेक डिपॉजिट नहीं करवाया। तो उसकी वजह से आप अभी तक हमारे भी बैंक स्टेटमेंट में ये चेक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, डेबिट होता हुआ, यानी चेक से पेमेंट जाता हुआ। तो इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है। दूसरा रीजन है अनक्लियर्ड चेक्स और लेट डिपॉजिट। देखो, अनक्लियर्ड चेक्स और लेट डिपॉजिट जो है तकरीबन एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वो चेक है जो कि आपने डिपॉजिट अपने बैंक में कराए, ठीक है, और ये चेक किसका है? कस्टमर का। यहाँ पर आप लिख लो कि ये जो चेक है ये आपके कस्टमर्स का चेक है, और आपने इसको बैंक में डिपॉजिट करवाया, लेकिन ये क्लियरिंग में चला गया क्योंकि ये सेम बैंक का चेक नहीं था, और इट विल टेक 2 days टाइम टू गेट क्लियर। ओके, तो इसको क्लियरेंस होने में 2 दिन वक्त लगेगा। और लेट डिपॉजिट भी यही है कि आफ्टर बैंकिंग आवर्स आपने कोई चेक जमा कराया, और आफ्टर बैंकिंग आवर्स चेक जमा कराने के बाद बैंक ने उसकी डेट 2 या 3 दिन के बाद की लगा दी, उसकी क्लियरिंग की डेट। ये हो गया आपका लेट डिपॉजिट चेक। ओके, अच्छा, अब है आउटस्टैंडिंग चेक्स। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक है जो कि आपने अपने सप्लायर को इशू किया है। ठीक है, आपने अपने सप्लायर को इशू किया है, और सप्लायर को उसके हैंड ओवर नहीं किया, उसके हैंड ओवर नहीं किया, चेक आपके ड्रॉवर में पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो वो आउटस्टैंडिंग चेक है। और आउटस्टैंडिंग और अनप्रेजेंटेड चेक में फर्क भी यही होता है। ये जो आउटस्टैंडिंग चेक है और ये अनप्रेजेंटेड चेक है, इसमें फर्क भी यही होता है कि दोनों ही सप्लायर को इशू किए हुए चेक होते हैं, लेकिन अनप्रेजेंटेड चेक के केस में सप्लायर के पास वो चेक पहुंच जाता है लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया होता, और आउटस्टैंडिंग चेक्स के केस में सप्लायर का चेक हमने बना करके रख लिया होता है, और इसको हमने हैंड ओवर नहीं किया होता अपने सप्लायर को, ये हमारे ड्रावर में पड़ा होता है। बस यही डिफरेंस होता है आउटस्टैंडिंग चेक्स का और अनप्रेजेंटेड चेक्स का। बाकी ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम होती है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ओके, उसके बाद है चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक, यानी कि आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, ठीक है, और वो आपने अपने बैंक में डिपॉजिट कराया, लेकिन एनएसएफ होने की वजह से, यानी कि नॉन सफिशिएंट फंड, यानी कि आपके डेटर्स के अकाउंट में पैसे नहीं थे और उसने आपको चेक दे दिया था, उसकी वजह कर आपका चेक जो है वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। ये भी वजह है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो वजूहात हैं, एक है बैंक चार्जेस, विद होल्डिंग टैक्सेस, या कोई भी अमाउंट आपका बैंक जो है डेबिट कर ले
जिसका आपको पता ही ना चले और इनका आपको पता चलता भी नहीं है। बैंक चार्जेस आपको उसी टाइम पता चलता है कि जब बैंक स्टेटमेंट आता है। विद होल्डिंग टैक्सेस अगर उससे कोई बैंक ने डिडक्ट किए हैं वो भी आपको एट द सेम टाइम पता चलेगा, और ये किसी भी किस्म की डेबिट किया है आपके बैंक अकाउंट से, बैंक ने पैसे काटे हैं, तो वो आपको उसी वक्त पता चलता है। तो ये सब के सब जो है चीज़ें बैंक स्टेटमेंट आने के बाद पता चलती हैं। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक ये है कि आपको बैंक ने आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दिया, ठीक है, डायरेक्टली जो है इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, ये भी वजह है। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर। स्टूडेंट इसको देखो कि ये बहुत ही अहम है कि कस्टमर्स क्या करते हैं। कस्टमर्स ये करते हैं कि डायरेक्टली जो है डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है, बैंक में पैसे। जब बैंक स्टेटमेंट आता है तो आपको उस वक्त पता चलता है कि मेरे फला कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए। तो एक रीज़न ये भी बहुत बड़ी बनती है। या जो लास्ट वन है बट नॉट लीस्ट, वो है एरर्स इन कैश बुक और पासबुक। या तो कैश बुक में कोई गलती हो जाए, यानी आपके एंड पर कोई गलती हो जाए, या बैंक के एंड पर कोई गलती हो जाए, तो उन एरर्स की वजह कर डिफरेंसेस आ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट देखेंगे, अभी पासबुक साइड की सबसे पहले। ओके, तो पासबुक में हमने क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है। सबसे पहले तो बैलेंसेस आ गए हमारे, सबसे फर्स्ट लाइन में हम बैलेंसेस लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक, आपको पता है सप्लायर का चेक है, ये लेस हो जाता है, इससे हमारे बैंक बुक से लेस हो जाता है, यानी पासबुक से लेस हो जाता है। आउटस्टैंडिंग चेक, ये भी सप्लायर को ही चेक होता है, लेकिन आपने उसको हैंड ओवर नहीं किया अब तक, ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट आप देख लें कि आपके पासबुक से लेस हो गया। अनक्लियर चेक्स, जो अब तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, आपने डिपॉजिट कराया लेकिन आपके बैंक में अब तक पैसे शो नहीं हुए, क्योंकि उसमें डिपॉजिट स्लिप में डेट जो है वो 2 दिन के बाद की डली हुई है, ठीक है। ये है अनक्लियर चेक, इसको भी आप अपने पासबुक में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अनक्लियर चेक के नीचे आप लिख लें लेट डिपॉजिट। लेट डिपॉजिट के साथ भी सेम ट्रीटमेंट की जाती है, वो ऐड हो जाता है आपके बैंक स्टेटमेंट में। उसके बाद ऐड या लेस बैंक एरर, उसके बाद है ऐड या लेस बैंक एरर। बैंक एरर ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देन ये जो स्लाइड है इसमें हम वो रीजंस और कॉजेस देखेंगे जिसकी वजह का डिफरेंस आता है, लेकिन ये कैश बुक से रिलेट करती हैं। ओके, कैश बुक की साइड एडजस्टमेंट होनी है, जिसमें बैंक चार्जेस लेस हो जाता है आपके कैश बुक से, विद होल्डिंग टैक्सेस या कोई भी डेबिट हो जाए आपके अकाउंट से पैसे तो वो लेस हो जाता है। एलसी पेमेंट, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है कि जब एलसी की पेमेंट होती है, यानी कि हम अपने इंपोर्ट के लिए अपने इंटरनेशनल सप्लायर को जब पैसे पेमेंट करते हैं, तो उस वक्त बैंक जो है सडनली इस अमाउंट को डेबिट नहीं करता, ठीक है, और वो कुछ चंद घंटों के बाद डेबिट करता है आपकी पेमेंट को जो उसने आपके इंटरनेशनल सप्लायर को दी है फॉर योर इंपोर्ट, ठीक है। और इसके साथ बैंक चार्जेस भी होते हैं, प्लस कर दें आप इसको बैंक चार्जेस। ओके, तो इस पेमेंट को और इसके ऊपर आने वाले बैंक चार्जेस को हमने माइनस कर दिया इससे अपने कैश बुक से। ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ बाय द बैंक, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, हमें नहीं पता, बैंक स्टेटमेंट आया, जब हमें पता चला हमने ऐड कर दिया अपने कैश बुक में। ओके, उसके बाद ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट के साथ भी यही केस है कि देखिए हमने इसको ऐड कर दिया है अपने कैश बुक में, जब हमने बैंक स्टेटमेंट में देखा कि हमारे कस्टमर ने डिपॉजिट कराया हमारे अकाउंट में पैसे। डिसऑनर्ड चेक का केस आपको पता ही है, लेस हो जाता है डायरेक्ट कैश बुक से, क्योंकि आपके कस्टमर ने आपको पैसे दिए,
कस्टमर का चेक बाउंस हो गया, तो अब आप इसको लेस कर देंगे अपने बैंक में, क्योंकि आप इसे बैंक में ऐड कर चुके थे। और ये वही है ऐड लेस बुक एरर। ठीक है, ऐड लेस बुक एरर ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि इसने ऐड होना है या लेस होना है। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें आपको ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक इन 5 स्लाइड्स में सारी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल सॉल्व प्रॉब्लम के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।